नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और हमारे साथ हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे चाय की इस रेडी से आप कुछ ये जरूर समझ रहे होंगे कि चाय की इस रेडी की मौजूदगी का मतलब यह है कि चाय पर चर्चा होगी। साथ ही साथ गर्मा गर्म गॉसिप्स जो है वो हम करेंगे, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चाय पर चर्चा। इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दिया मौजूद हैं राकेश सिंह जी, और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से भी हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और चाय की प्याली के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से गर्म चाय होती है उसी तरीके से बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और बिहार चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है, तो वहीं सियासी पारा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि आखिर क्या स्थितियां जो हैं इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और कौन से समीकरण बिहार में इस वक्त बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राकेश सर, मैं सीधा आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर चर्चा को लेकर बात करें, अब सेकेंड फेज का जो इलेक्शन है वो होना है, कल मतदान होना है और चुनाव प्रचार के शोर को लेकर बात करें, शोर थम चुका है। जो दावे थे, जो वादे थे वो हो चुके हैं। किस तरीके से सर आप सेकंड फेज को अब देख रहे हैं? देखिए, सेकेंड फेज कितना महत्वपूर्ण है जी। कि सभी जो सियासी पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी भी इस बार हवा टाइट है जी। अब देखिए, हम लोग सोच रहे थे कि आज जो भी दोनों गठबंधन के नेता हैं अपने समर्थकों के साथ बातचीत, लेकिन देर रात जो है महागठबंधन के जो सीएम उम्मीदवार हैं तेजस्वी आते हैं, कहते हैं कि भाई यहाँ से फ़ोन किया जा रहा है, केंद्र में बड़े मंत्री हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, सीएम ऑफिस से फ़ोन। तो इसका मतलब क्या? मैं सुबह सुबह बात कर रहा था, जेडीयू के नेता से बात हो रही थी, आरजेडी के नेताओं से भी बातचीत हुई, महागठबंधन के घटक अन्य दलों से, साथ ही साथ एनडीए के। तो ये कहीं ना कहीं देखिए कितना अहम है और इसको लेकर ये भी है कि क्या तेजस्वी जो है दबाव में है। तेजस्वी क्योंकि अब आकलन दोनों घटक दलों द्वारा जो है हो चुका है, तो अब है कि कितना बढ़त पहले चरण में हुआ है। दूसरी चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की पिछली बार काफी बढ़त थी। जो अगर मगध की बात करें, शाहबाद की बात करें, तो सुपड़ा साफ हो गया था एनडीए का, मात्र 2 सीट। और ऐसी स्थिति में ये चरण काफी अहम है और इसीलिए पूरी ताकत जो है दोनों घटक दलों ने, दोनों जो गठबंधन है उसके नेताओं ने झोंकी थी। तो ये जो चरण है, दूसरा चरण, वो काफी अहम है। और इसमें जिस तरह से आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पे कल सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर की बात की गई। तो तमाम चीजें हैं, ये लुभाने के लिए दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं और ये चरण जो है ये तय कर देगा कि आखिरकार 14 तारीख को किस के सर जो है ताज सजेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि दावे वादे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन किंग मेकर कौन है? किंग मेकर है जनता। जनता को यह तय करना है कि आखिर किसके सिर माथे पर ताज सजने वाला है। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां मौजूद है, इसको जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तीनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा और अगर बात यहां पर रितेश की जाए, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं सेकंड फेज से पहले, वो क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं? किस तरीके से जो किंग मेकर जनता है वो रिएक्ट करती नजर आ रही है? रितेश। अब बिल्कुल राकेश सर ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि कोई भी हो, हवा सबकी टाइट है, क्योंकि ये जो फेज है 122 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए इधर मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उधर आप देख लीजिए कि सीमांचल का इलाका है, इधर आप देख लीजिए सासाराम, औरंगाबाद, रोहतास, उधर आप देख लीजिए मधुबनी, दरभंगा। तो अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर जो है वो महागठबंधन भारी है। जैसे रोहतास, औरंगाबाद, सासाराम तरफ जाएंगे तो वहाँ महागठबंधन का दबदबा है। 2020 में सुपड़ा साफ हो गया था बीजेपी और एनडीए का। 2024 के चुनाव में देख लीजिए कि वहीं पे सबसे ज़्यादा करारी हार हुई थी बीजेपी और एनडीए की। इधर आप देख लीजिए, अगर किशनगंज की बात करें तो ओवैसी ने पूरे माहौल को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। 2020 में भी तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते
बनते रह गए थे, तो ओवैसी फैक्टर ने बहुत काम किया था। ओवैसी एक बार फिर से मजबूत है। आप मधुबनी वगैरह देख लीजिए, वहां पर बीजेपी मजबूत है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वहां पर एनडीए मजबूत है। तो घाल मेल वाली स्थिति है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव अगर आते हैं और अगर लीडर ऑपोजिशन जिस पर दारोमदार है पूरी तरीके से, आप देख लीजिए कि महागठबंधन के इकलौते स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी बीच बीच में भले आते हैं, लेकिन सारी कमान जो है वो तेजस्वी यादव ने ही संभाली है। तो तेजस्वी यादव अगर आते हैं और इस तरह से बातें करते हैं तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। वोटर पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन हुआ और किसी तरीके से जनता के मन में जाए कि हाँ हम आएंगे तो और बेहतर करेंगे, हम आएंगे, एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं इस तरीके से करूंगा। जी बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर शैलेंद्र का रुख करूंगा मैं, क्योंकि शैलेंद्र जी की जो लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शैलेंद्र जी बिहार विधानसभा के बाहर खड़े हुए हैं, साफ तौर पर हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। शैलेंद्र जी, क्या गहमा गहमी इस वक्त बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो चुनावी प्रचार शोर है वो थम चुका है। जो दावे करने थे, जो वादे करने थे, वो नेता कर चुके हैं, अब डिसीजन जनता को लेना है। जी बिल्कुल, जनता को डिसीजन लेना है और अब से 22 घंटे के आसपास बचे हैं जब मतदान शुरू होगा। शैलेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र जी, मैं लौटूंगा, किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही। आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करता हूं। अब आनंद, मैं आपके पास आऊंगा। और अगर बात बिहार को इस वक्त लेकर करें, महागठबंधन के द्वारा भी तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थितियां और किस स्थिति में महागठबंधन नजर आ रहा है? आनंद जी। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से हम अगर बात करें महागठबंधन की, तो लगातार कल हम मौजूद भी थे तेजस्वी यादव के घर पे, चूंकि कल उनका 36वां जन्मदिन था। तो ऐसे में जितने भी समर्थक आ रहे हैं, महागठबंधन के तमाम नेता जो वहाँ पहुँच रहे हैं, वो उनका सीधा कहना है कि किस तरीके से अगले मुख्यमंत्री 14 तारीख जब परिणाम घोषित किए जाएंगे तो उसके बाद तेजस्वी ही बनेंगे। मगर जैसा कि हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश जी ने भी बताया कि ये विशेषज्ञों के लिए, जो पोल एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि ये इलेक्शन को भांपना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से MY का समीकरण बना है, यानी महिला और युद्ध का, तो ये भी देखना बहुत वाजिब होगा, क्योंकि जिस तरीके से 10,000 रुपए की स्कीम दी गई है, वहीं युवाओं में जो एक एस्पिरेशन है कि बिहार में कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी ने, नए इंडस्ट्रीज आए, तो ऐसे में वो बदलाव तो चाहते हैं। मगर जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, लगातार जिस तरीके से एनडीए जो है वो महागठबंधन में प्रहार करता है, ये राष्ट्रीय जनता दल के शासन में किस तरह की स्थिति थी, तो ऐसे में महागठबंधन भी सीधे तौर पे आरोप लगाता है कि यहाँ तो हर दिन हत्याएं होती है, प्रतिदिन 9 हत्याएं होती हैं बिहार में। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो है यहाँ भी खस्ती है। और यहाँ महागठबंधन पे जो आरोप लगते आए हैं जंगल राज के, यहाँ तो अब महाजंगल राज में वो बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनी है इस बार बिहार इलेक्शन में। मगर इस इलेक्शन को भापना, क्योंकि नीतीश कुमार जाने जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग के लिए, 2005 से लगातार उनकी सोशल इंजीनियरिंग बिहार में हिट रही है। मगर इस बार किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग उनका काम करेगा बिहार में, वो देखना होगा, क्योंकि एनडीए जो ईबीसी के वोट्स पे काफ़ी फोकस करती है, अपर कास्ट के वोटर्स पे फोकस करती है, तो इस बार महागठबंधन ने भी ईबीसी में सेंधमारी करने की योजना बनाई और वो चाहती है कि अगर 20 से 25% भी अगर ईबीसी का वोट खिसक कर महागठबंधन के पास आया तो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता आसान होगा। और चूंकि दूसरे फेज का इलेक्शन जो है वो शाहाबाद मगध के रीजन में है, जहां पर करीब 55 में से 45 बिल्कुल आनंद, जिन समीकरणों का आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार दावे तो तमाम किए जा रहे हैं। और अब जिस तरीके से अगर यहाँ पर हम बात करें मतदान को लेकर, तो कल मतदान होना है और स्थितियां स्पष्ट होती नजर आएंगी कि किस तरीके से जो चुनावी हवा है वो बहती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से राकेश सर भी लगातार जुड़े हुए हैं, राकेश सर आप भी कुछ सवाल जो है वो कर रहे थे। जी जी शैलेंद्र जी, क्योंकि हमारे आप ब्यूरो चीफ हैं और लगातार आप जो हैं पिछली चुनाव भी कवर आपने किया है, और इस बार जिस तरह से लगातार आप उत्तर बिहार हो, साउथ बिहार हो, मध्य बिहार हो, सभी जगहों पर आपने लगातार आपकी मौजूदगी रही है, किस तरह से आप आंक रहे हैं, क्या होने वाला है दूसरा चरण को लेकर? देखिए
देखिए सर, दूसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूं कहें कि आधी विधानसभा चुनी जा चुकी है, यानी मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है और आधी बाकी है। और विशेष बात ये है कि ये जो इलाका है, यानी कि कल जहां चुनाव होना है, कल जहां मतदान होना है, वो सब सीमा का क्षेत्र है, चाहे सीमांचल हो, चाहे चंपारण हो, और चाहे बात हो मिथिलांचल की, और बात हो अगर साउथ बिहार की बात करें तो मगध क्षेत्र है और शाहाबाद का क्षेत्र है। ये सब इलाके ऐसे, और एक है अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर और बांका, और उसके बाद जमुई का क्षेत्र आता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष बात है, इसमें हर जगह पर आप जाइएगा तो अलग अलग लोगों का, यानी अलग अलग दलों का वर्चस्व रहा है पिछले चुनाव में। शाहाबाद की बात करें या कहें कि सीमांचल की बात करें तो कई जगहों पर इन इलाकों में जो महागठबंधन है यानी आरजेडी है उसका जोर है। लेकिन अगर सीमांचल में कहें तो डंट करते हैं एआईएमआईएम प्रमुख यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो ये सब चीजें हैं और इनके बीच जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ शिखा सलारिया हैं। शिखा, क्या आप लगातार महिलाओं से लगातार आप बातचीत कर रही थी, क्या स्थिति है, आप क्या ग्राउंड पर क्या पा रही हैं दूसरे चरण से पहले, क्या आप देख रही हैं वहां पर? शिखा, चलिए, लगता है कि राकेश सर, शिखा तक किसी तकनीकी खामी की वजह से आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे शिखा से, लेकिन हमारे साथ रितेश सर जुड़े हुए लगातार। रितेश, आप जो हैं लगातार जो है मगध शाहाबाद लगातार आपने वहां पर लोगों से बातचीत किया था, लेकिन किस तरह से दोनों खेमे में दूसरे चरण को लेकर कितना हलचल है? कि दूसरे चरण को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल है और शाहाबाद क्षेत्र आप देखिए कि महागठबंधन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरह से उसकी ताकत कही जाती है। और उधर अगर बात करें तो एनडीए के लिए स्थितियां काफ़ी चैलेंजिंग है और यही कारण है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं उनकी रैलियां वहां पर हुई, अमित शाह बैक टू बैक उस इलाके में उनकी कैंपिंग हुई। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि शाहाबाद का इलाका कितना महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआईआर को लेकर जो यात्रा शुरू की थी राहुल गांधी ने, उसका शुभारंभ उन्होंने सासाराम से किया था। तो ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी किसी तरीके से यहाँ पर घुसपैठ करना चाहती है कि स्थिति मजबूत हो, कई सारी चीजें वहां पर प्रत्याशियों से लेकर। रितेश, शैलेंद्र जी, हमारे शैलेंद्र जी और शिखा भी हैं। शिखा, क्या आवाज आ रही है? शिखा, आप लगातार महिला मतदाताओं के बीच, कल भी आप कई नेताओं के बीच, दोनों घटक दलों के जो दोनों महागठबंधन हैं, दोनों गठबंधन में चाहे एनडीए, लेकिन मैं आपको एक बार माफी के साथ रोक दूं कि कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से आवाज शिखा तक हमारी नहीं पहुंच पा रही। तो हम शैलेंद्र जी का रुख करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। शैलेंद्र जी, क्या देख पा रहे हैं जिस तरह से कल तेजस्वी ने देर रात उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा कि जो है धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है, क्या मतलब है, इसके मायने क्या है, क्या आपको लगता है? मायने साफ है सर। मायने ये हैं कि तेजस्वी यादव ने पहली बार नहीं कहा है। अगर पिछले चुनाव में जाने 2020 में जाएं तब भी ये कहा गया था, तब भी ये बात सामने आई। और 2025 की बात करें तो 2025 में ये दूसरी बार है तेजस्वी यादव जो अधिकारियों को लेकर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सबका लेखा जोखा, सबका हिसाब मेरे पास है। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें उनकी भाषा बदली हुई थी, यानी वो सीधे सीधे तौर पर कह रहे थे कि 14 के बाद सबका हिसाब करेंगे और जो जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अब उनके जो बोल है, यानी कि फर्स्ट चरण का चुनाव हो गया है तो अब बदले हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है, जिन अधिकारियों को स्लो पोलिंग के लिए कहा जा रहा है, जिन अधिकारियों को बूथों के लिए निर्देशित किया जा रहा है, और वो अधिकारी ही हमको बता रहे हैं। यानी कि चीजें बदल चुकी हैं और साफ तौर पे तेजस्वी जो कहते हैं, यानी कि जो बातें वो कर रहे हैं उसके पीछे कोई आधार होता है, लेकिन जो उनकी भाषा है और जिस तरह की चीजें वो, यानी कि लगातार जो वो एक लहजा था उनका, वो लहजा कहीं कि बदल चुका है। अब ये कह रहे हैं कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप
कुछ गड़बड़ मत करिएगा, आप बहकावे में मत आइएगा। और साथ ही वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सेव करते हुए यानी ये कह रहे हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है। एक भूजा पार्टी की बात होती है कि भूजा पार्टी सीएम हाउस में होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर यानी जो खास लोग हैं, सीएम के करीबी हैं, वो बैठते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भूजा पार्टी के लोगों ने सीएम को भी जानकारी नहीं दी और वैसे ही निर्देश पारित कर रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं। साफ तौर पे है कि उनका निशाना जो है एकदम क्लियर है। और दूसरी बात, वो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर भी निशाना साध रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि अब जब बिल्कुल सेकंड फेज का चुनाव होना है तो तेजस्वी यादव की वो जो लगातार भाषा है देखने को मिल रही है दोनों ही तरफ से, चाहे पक्ष को लेकर बात करें या विपक्ष को लेकर बात करें। शिखा मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई है। अब शिखा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी शिखा, जिस तरीके से महिला मतदाताओं को लेकर बात करें, लगातार जिस तरीके से आपके रिपोर्ट्स हमने देखी, लगातार हमने ये देखा कि आप महिलाओं के बीच भी गई, और एक फैक्टर ये कहा जाता है नीतीश कुमार के लिए कि उनका मजबूत फैक्टर यह है कि महिला वोटर्स उनके साथ ज्यादातर जाती हैं। क्या बदलाव या क्या स्थिति आपने महिला वोटर्स के बीच देखी जब आपने उनसे बातचीत की? शिखा, देखिए बहुत मजेदार चीज हो रही है ग्राउंड के ऊपर, जहां महिला बनाम पुरुष भी दिखाई देने को मिल गया है, फैक्टर एक। और वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कई महिलाएं जहां शराबबंदी से खुश हैं, भले ही ये बात अलग है कि इलीगल तरीके से शराब बिक्री की वो कंप्लेन करती हैं, और कई तरीके से पुरुष उससे ज्यादा जो है नाराज नजर आते हैं, और उनका कहना है कि ये जो शराबबंदी हुई है उस वजह से कई सारे जो पुरुष हैं वो जेल में चले गए, और ये शराबबंदी उन पर हावी हो रही है जो गरीब लोग हैं, क्योंकि इस तरीके का जो गलत तरीके का जो लिकर बिकता है, गलत तरीके की जो शराब बिकती है, जो एक तरीके से सब स्टैंडर्ड शराब बिकती है, उसको पीने के बाद कई पुरुष जो हैं मौत की घाट भी पहुंचे हैं, और हुज ट्रेजेडीज हुई है बिहार में कई जगह, हमने पहले भी रिपोर्ट किया है इस बारे में। लेकिन इसका जो खामियाजा है सबसे ज्यादा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ये पुरुषों की एक कंप्लेन रहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर महिलाओं का ये कहना है कि पुरुष जानबूझकर जो है, क्योंकि शराब की लत नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार पर इसका जो है इसका ब्लेम डालते हैं कि भाई उन्होंने शराबबंदी की है। तो एक तरीके से जहां महिलाएं कह रही हैं कि शराबबंदी ठीक है, और नीतीश जी ने जो किया है उनके मान सम्मान के लिए और उनके घर परिवार की शांति के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक महिला को प्यारा होता है वो होता है घर परिवार की शांति। तो महिलाओं का कहना है कि घर परिवार की शांति के लिए जो नीतीश जी ने किया है वो कोई और नहीं कर सकता, और इसलिए वो नीतीश जी से अभी भी जो है काफी प्रभावित है और नीतीश जी को बहुत पसंद भी करती हैं। लेकिन वही दूसरी ओर पुरुषों का कहना है कि नीतीश जी ने जिस तरीके से 10,000 रुपए डाले महिलाओं के खाते में, जिस तरीके से शराबबंदी की है, उस वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं जो है मनबड़ हो गई हैं। तो ये एक जो टर्म है मनबड़, ये मनबड़ जो शब्द है ये कई पुरुषों के मुंह से जो है महिलाओं के प्रति सुनने को मिला है। लेकिन इसका साफ तौर पर यही संदेश है कि जहां महिला सशक्तिकरण हो रहा है, जहां एक महिला खुद उठ करके अपने परिवार में ये कहने का मादा रखती है कि शराब बंदी सही है और तुम शराब पीना चाहते हो इसीलिए नीतीश जी को गलत कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस पूरे फैक्टर से पुरुष जरूर चिंता में है, और उनका कहना है कि अगर शराबबंदी होनी है तो इसका जमीन पर कोई खास असर उनको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि शराब जो है दूसरी तरीके से बिक रही है और मिल भी रही है, और उसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो महिला वर्ष बनाम पुरुष ये भी ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आपने बताया है कि जिस तरीके से महिला बनाम पुरुष जो है वो भी देखने को मिल रहा है। कई वीडियोस भी ऐसे निकलकर सामने आए जिसमें देखा गया कि जो घर की महिलाएं हैं वही अपने पतियों का ही विरोध करती हुई नजर आ रही हैं मतदान को लेकर। तो इस बार का इलेक्शन जो है वो चुनाव जो है वो बड़े ही समीकरण को फेल करता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल रितेश, शिखा, शैलेंद्र जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े, ये कीमती और महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं। और इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और राकेश जी के साथ हम बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार हमारी चर्चा जो है वो जारी है। राकेश जी, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चाय भी अब आ गई है, लेकिन जिस तरीके से हमारे जो तमाम सहयोगी जुड़े, ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स पहुंचाई, इन अपडेट्स को जानने समझने के बाद आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो दूसरा चरण है वो पहले चरण से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, दूसरा चरण जो है काफी दोनों गठबंधन के लिए काफी अहम है जी। जिस तरह से मैंने जिक्र किया, सीमांचल जो है वहां पर टक्कर जो है महागठबंधन और AIM के बीच है, ओवैसी की पार्टी से वहां पर है, 24 उनके उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का स्थिति है, आप अगर आते हैं मधुबनी के साथ साथ मोतिहारी,
वहाँ पर टक्कर जो है दोनों दलों के गठबंधन के बीच में है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच। जनसुराज जो है नाम मात्र की है वहाँ पर, तो वैसी कुछ से लगाती हुई नहीं दिख रही है। और अगर आप आते हैं शाहबाद और मगध में, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से महागठबंधन पूरी तौर पर सफाया कर दिया था, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में। तो ये काफ़ी अहम है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार, आपने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार रैलियां वहां कर रहे हैं और लगातार जो असंतुष्ट लोग थे उनको मनाने का उन्होंने अपनी ओर से जो है जिम्मा ले रखा था। तो ये बड़ी कोशिश, और ये चरण जो है ये तय कर देगा, जो कहने का 122 सीट है, 122 सीट में एक एक दोनों गठबंधन, मैंने जेडीयू के नेताओं से बातचीत हुई, आरजेडी नेताओं से, दोनों खेमे में जो है एक एक सीट पर उनकी चल रही है कि हमारी कहां पर मतदाता कहां हमारे हैं। इस बीच सर, जैसे जनसुराज पार्टी को लेकर खूब बात हुई, नई पार्टियों में लेकर बात करें, लेकिन जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी अभी अचानक से अगर बात करें, फर्स्ट फेज तक काफी ठंडे नजर आ रहे थे, वो उस तरीके से नजर नहीं आ रहे थे लोगों के बीच में। लेकिन जब सेकंड फेज को लेकर हम बात करें, इससे पहले उनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर एक बढ़ने को देखने को मिली, बढ़ती नजर आई। आप उन्हें किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से स्टैंड करते देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में सर्टेन पॉकेट्स है जहां पर वे असर कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर बिहार को दृष्टिकोण से देखें तो वैसा कोई खास असर नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ क्षेत्रों में उनकी है जहां पर वो भी कम से कम आधे दर्जन से ज़्यादा सीट नहीं है जहां पर वो ज़्यादा असर कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जनसुराज को लेकर जो हवा क्रिएट किया गया था, जनसुराज जो है 4-5 सीटों पर मतलब है कि मुकाबले में त्रिकोणीय कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है जो कि पूरा मुकाबला पलट दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े कह सकते हैं कि फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कितने भी समीकरण बनते नजर आए, ये बिहार की राजनीति है। अच्छे जो विश्लेषक हैं उनके समीकरण फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में अब इंतजार 14 तारीख का करना होगा। आप इंडिया न्यूज़ पर लगातार बने रहें, एक एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।